बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा क्रैश कोर्स का चौथा लेक्चर है और ये लेक्चर है सेट्स एंड रिलेशन यानी कि चैप्टर 3 के बारे में। इसकी आज हम जो है वो पहली 2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। इसके अंदर जो भी चीज़ें जो डिस्क्राइब होंगी हम उनकी पहले जो है वो प्री रेक्विजिट्स, उनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, उनकी कोई जो फार्मूला या कोई ऑपरेशंस वगैरह हैं उनकी बात करते हैं और फिर हम अपने जो पेपर होगा उसको सॉल्व करेंगे। अब चैप्टर है सेट्स के बारे में। आपको पता है सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ड डिस्टिंक्ट है इस पे आपने फोकस करना है, क्योंकि आगे जब हम यूनियन और इंटरसेक्शंस की बात करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये वर्ड जो है वो आपकी मदद करेगा। यानी सेट के अंदर रेपिटिशंस नहीं होती। 1 2 3 4, ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर एक सेट है। एक क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पूरे मिलके क्या बनाते हैं? एक सेट्स बनाते हैं। वॉवल्स, हरूफ जो हैं वो मिलके एक सेट बनाते हैं। पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो सेट बनाते हैं। तो क्या चीज़ें होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए और हर चीज़ को एक एक दफ़ा हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो ये हो गया। फिर आप सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। आल दो यहाँ पे आपकी वो नहीं है, वो 8 क्लास के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेट को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं उनके ऑपरेशंस पे, ठीक है। उससे पहले क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? जिस तरह आपने पहले कम्यूटेटिव पढ़ा था, a + b = b + a। यहाँ पे यूनियंस के रेफरेंस से और इंटरसेक्शन के रेफरेंस से प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। a यूनियन b = b यूनियन a, या एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी आ जाएगी, या डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये क्या होगा? ये हम सेट्स के ऊपर क्या करेंगे? ऑपरेशंस जो हैं वो यूटिलाइज करेंगे। और फिर आ जाती है यही जो ऑपरेशंस हैं इनको हम डिफाइन करेंगे बाय वेन डायग्राम, यानी कि डायग्राम के जरिए उनको हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट्स करेंगे। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम 3.1 और 3.2 के जो रेफरेंस से इनकी बात करेंगे। अब ये हमने थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लिया। अब हम आते हैं अपने पेपर्स पे, उस क्वेश्चन को देखते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिफाइन करेंगे। तो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसमें क्या है जो डिफाइन हम करेंगे? यूनियन, इंटरसेक्शन। और आगे फिर जो है वो जब वेन डायग्राम की हम बात करेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो पहले ये डिफाइन करना कि ये जो सेट्स हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ये डिसजॉइंट हैं, ये ओवरलैपिंग हैं, या ये सबसेट हैं। अब सबसेट क्या चीज़ होती है कि अगर कोई एक बड़ा सेट है और दूसरा ऐसा छोटा सेट हो कि जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उस बड़े सेट के अंदर मौजूद होंगे, तो वो छोटा क्या होगा? उस बड़े का क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा, ठीक है। तो हम एमसीक्यूज पे आते हैं और फिर हम क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। हमारा पहला एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट वन। अगर ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल हो और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल है, तो इन 4 में से क्या कैटेगरीज होंगी? ए सबसेट होगा, ए इज नॉट सबसेट, ए इज प्रॉपर सबसेट एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ से 2 एमसीक्यूज मजीद बनते हैं। जब हम यूनियन की बात करते हैं और यूनियन में जो बड़ा सेट होता है वो आंसर होता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है ए बड़ा सेट है। जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट होता है वो हमारा आंसर होता है। अब ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है, इट मीन्स बी जो है वो स्मॉलर है। तो अब इसी के अंदर आपको रिजल्ट का पता चल जाना चाहिए कि बी जो है वो क्या है? सबसेट है ए का। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी पहले वाले का क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ए बी जो है वो ए का क्या है? सबसेट है। अब हम आते हैं अपने दूसरे एमसीक्यूज की तरफ। ए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए बी जो है वो बड़ा सेट है, ए जो है वो छोटा सेट है। सबसेट है, छोटा सेट है। अब अगर ए में से आप बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि छोटे में से आप बड़ा जो सेट है वो अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू रहेगी? 5 आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि उसमें अंदर से क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो उसका क्या है? छोटा सेट है। छोटे में से आप बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो छोटे के पास ऑलरेडी जो सारी चीज़ें हैं वो उस बी के अंदर, दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं। लाइक ए आपके पास है 1 और 2 और बी है
1 2 एंड 3। तो अगर आप a माइनस बी निकालेंगे तो ये भी कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, तो पीछे आपके पास कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। तो 5 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम आते हैं कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 5, अगर a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का जो आंसर है वो 5 के इक्वल है, तो इनमें से क्या कंडीशन होगी? इनमें से कंडीशन फिर क्या होगी कि a और b फिर क्या है, आपस में इक्वल हैं। अगर हम a में से b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कुछ नहीं आता, 5 आता है, और इसी तरह फिर b में से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 5 आता है, कुछ नहीं आता, खाली सेट आता है। इसका मतलब फिर यही है कि a और b दोनों क्या हैं, फिर सेम हैं, एक जैसे हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट MCQs इन 3 के रेफरेंस से। अब हम आगे जाते हैं, मज़ीद जो इसके अंदर डिस्क्राइब हम करेंगे यूनियंस को, इंटरसेक्शन को और वेन डायग्राम को। मैंने कोशिश की है कि इस MCQs के अंदर आपकी जो डेफिनेशंस हैं सेट्स के बारे में थोड़ी वो सारी क्लियर हो जाएं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमारे जो सारे ऑपरेशंस हैं वो क्लियर हो जाएं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर जो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो 3.2 आप 3.1 और 2 आपकी कंप्लीट क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है हमारा शॉर्ट पोर्शन, ठीक है। वेरीफाई x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, आपने इस प्रॉपर्टी को बाय वेन डायग्राम डिस्क्राइब करना है। अब देखिए वेन डायग्राम से पहले हम ये जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसको हम पहले डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसमें है सिंपल वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करना। तो मैं पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से जो भी एम्बिग्विटीज हैं वो आपकी खत्म हो जाए। फिर हमारा जो एडिशन में एक टॉपिक आएगा यानी कि वेन डायग्राम, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास x जो है वो सेट ऑफ फर्स्ट 3 वोवल्स हैं, हम मीन्स सबसे पहले अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेट को डिस्क्राइब कैसे करना है। पहले 3 वोवल, टोटल कितने होते हैं 5, पहले 3 कितने हो गए A E I। अब आ जाते हैं y पे, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी। y में यानी कि जो वर्ड एनर्जी है उसके जो लेटर्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन है, तो वो क्या होंगे E N E R G और Y। एनर्जी आ गया। अब आ जाते हैं सेट Z पे कि Z के अंदर है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर जो भी वर्ड आएंगे वो आप लिख देंगे A L G E B R और A। अब हमने तीनों सेट डिफाइन कर दी। अब हम आते हैं इस प्रॉपर्टी पे कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट की इक्वल शो कराना है, और आपको पता है कि पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हम आते हैं अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर y और z का आपने यूनियन लेना है, तरतीब से लिखने हैं और एक एक दफ़ा करके लिखना है। तो पहले हम आते हैं, डेफिनेटली हमें नज़र आ रहा है कि पहले तो a की बात हो रही है। अब हम देखते हैं क्या b है, बिल्कुल है, तो हमने b लिख दिया। फिर c नहीं है, d नहीं है, e दोनों में है, एक दफ़ा हमने लिख दिया। उसके बाद आपके पास g आ गया, नेक्स्ट h i j k l m n नहीं है, फिर r आपके पास आ गया, n और r। तो इसके अंदर हमने, और फिर एंड पे क्या आ गया y, ठीक है। तो ये जो y यूनियन z है इसके अंदर हमने दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिया है, और सॉरी यहाँ पे क्या है l भी मौजूद है। सारे सेट लिख दिए, सारी जो वैल्यूज हैं उनको लिख दिया और एक एक करके डिफाइन कर दिया और तरतीब के साथ लिख दिया। अब हम जाते हैं कि इसका आपने क्या लेना है, x के साथ इंटरसेक्शन लेना है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z, यानी जो आपने y और z का जो यूनियन निकाला है उसका आपने x के साथ इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ जो दोनों के अंदर यानी कि जो कॉमन मुश्तरक एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिखते हैं और एक एक दफ़ा लिखते हैं। अब देखिए a यहाँ पे है, यहाँ पे भी मौजूद है, इसका मतलब है a हमारा आंसर होगा। e यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, e हमारा आंसर होगा। i यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये हमारा जो फाइनल पहली जो साइड होगी उसका आंसर होगा। तो आई इसके अंदर हमने क्या कर लिया, यूनियन भी डिस्क्राइब हो गई, इंटरसेक्शन भी डिस्क्राइब हो गई, और अगर यूनियन का आंसर किसी के साथ मिला के लिखना पड़े तो वो भी आपको डिफाइन करना आ गया। यानी कि ये y यूनियन z जो है ये पूरा आप समझे कि एक ही सेट है, यानी कि एक ही इक्वल है।
इसके साथ हम जो है वो x का नए जो सेट है उसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो ये पहली साइड हो गई। अब हम जाते हैं अपनी जो राइट हैंड साइड है उस पे, और उस पे देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं। x इंटरसेक्शन z है, एक पार्ट हो गया, x इंटरसेक्शन ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये दोनों को मिला के ये तीसरा पार्ट हो गया। आप स्टेप वाइज चलेंगे, आप पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन y, x और y का इंटरसेक्शन आपने लेना है इन दो एलिमेंट्स का। a यहां पे है, यहां पे मौजूद नहीं है, e यहां पे है, यहां पे भी मौजूद है। इट मींस e ही सिर्फ आंसर आएगा क्योंकि i तो मौजूद ही नहीं है। अब हम आते हैं x और z का जो इंटरसेक्शन है उस पे। x का z के साथ एक तो a आंसर आ जाएगा और दूसरा जो होगा वो e आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो है वो x और z में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। अब ये दो आप ऐसे समझिए कि ये आपका पूरा एक सेट हो गया a, ये पूरा सेट हो गया b। अब इन दोनों के दरमियान तीसरा ऑपरेशन अप्लाई करना है, और वो तीसरा ऑपरेशन कौन सा है? x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। तो यूनियन में क्या करते हैं? तरतीब से लिखते हैं, एक ही दफा लिखते हैं और सारे लिख देते हैं। तो इसमें आपके पास डेफिनेटली a भी आएगा और e भी आएगा। तो ये हमारे पास दूसरी साइड हो गई। अब 1 और 2 का अगर आप आंसर को कंपेयर करें तो दोनों आपस में इक्वल हैं। इट मींस कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इन सेट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स मीन x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। आई होप कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन के रेफरेंस से आपके कोई कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए। अगर फर्दर अभी भी कोई चीज़ बाकी है तो वो अब हम आते हैं अपना जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है उस पे। उस वेन डायग्राम को भी हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर फर्दर यूनियन और इंटरसेक्शन की जो कुछ आपके कॉन्सेप्ट रह गए हैं उसको भी हम कवर करते हैं। तो मैं इसको बोर्ड पे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। आपने वेरीफाई करना है बाय वेन डायग्राम। ये आपके पास सेट है, x इज इक्वल टू है -1, -2 एंड -3, और y हमारे पास है 0, 1, 2 एंड 3, और z हमारे पास क्या वैल्यूज हैं? 0, +-1, +-2 एंड +-3। अच्छा, जब अब हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि सेट को आपने पहले देखना है कि इन सेट्स के दरमियान आपस में क्या रिश्ता है। और वो रिश्ते कितने तरह के होंगे? वो 3 तरह के होंगे, डिसजॉइंट्स, सबसेट्स और ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब ये है कि 3 हैं, 2 हैं, उनके दरमियान कोई कॉमन चीजें नहीं हैं। सबसेट का मतलब ये है कि एक सेट छोटा है एक बड़ा है, और ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि उन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि मुश्तरक चीज़ें हैं। तो अब ये देखें, x और y को अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो आप ये प्रॉपर्टीज़ अगर लिख लेंगे तो आपको फिर वो सेट को डिफाइन करना आसान आ जाएगा। x एंड y क्या है? डिसजॉइंट है। एक चीज़ क्लियर हो गई। फिर दूसरी चीज़, ये जो z है, अगर आप z के साथ इन दोनों को मिला के देखें तो z क्या है? बड़ा सेट है, सुपर सेट है, और ये दोनों जो हैं x और y ये इसके सबसेट हैं। अब जो मैंने पॉइंट लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं पहले डायग्राम साथ जो है वो बनाता जाता हूं। ये तो हो गया x, ये हो गया y, दोनों डिसजॉइंट हो गए। अब हम आते हैं z पे। दूसरी हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है कि z जो है वो है सुपर सेट है, बड़ा सेट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि x और y क्या हैं? सब सेट हैं z के। इट मींस ये फिर जो z होगा ये x और y दोनों को कवर करेगा। तो ये हमारे पास हो गया z सेट हो गया। अब हमने डायग्राम ड्रा कर ली। अब डायग्राम ड्रा करने के बाद अब आप ऑपरेशंस पे आएंगे। वो ऑपरेशंस कौन से वाले हैं? आपने लेफ्ट हैंड साइड में शो कराना है x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अब वेन डायग्राम को जो हम डिस्क्राइब करते हैं ना, वो क्या करते हैं? हम डायग्राम से डिस्क्राइब करते हैं और जिसकी हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं
वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो रिप्रेजेंटेशन आप मतलब डॉटेड से करेंगे या कोई लाइन लगा के करेंगे या क्रॉस लगाएंगे, उससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए y इंटरसेक्शन z, पहले मैंने y और z का इंटरसेक्शन लेना है। एमसीक्यूज में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें जो आंसर होता है वो छोटी वैल्यूज होती हैं, छोटा सेट आंसर होता है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यूज होंगी उनको हम शेड कर देंगे। तो जब शेड कर देंगे तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा आंसर है। इस आंसर को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, यहां पे लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड x y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, अब वैसे तो आप क्या लिखते हैं, सेट के अंदर आंसर लिखते थे ना कि सेट है 1 2 3 है, आप इसमें जस्ट ये लिख देंगे इसका जो आंसर है वो कौन सा रीजन है, उस रीजन की आप यहां पे डायग्राम बना देंगे। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई कि आपके आंसर में क्या चीज है। अब हमारा अगला जो वैल्यू है वो है x के साथ इस आंसर की यूनियन लेनी है। अब यूनियन जब लेते हैं हम तो यूनियन में तो दोनों सेट आ जाते हैं, तरतीब के साथ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको तरतीब से लिखते हैं और सारे लिख देते हैं। इट मींस जब हम x और इसका यूनियन लेंगे तो दोनों चीजें आएंगी। एक तो सबसे पहले x आ गया, ये चीज हो गई। अब दूसरा ये जो y इंटरसेक्शन z का जो आंसर है वो भी आएगा, तो y इंटरसेक्शन z का जो आंसर है वो ये चीज होगी, ये भी आ जाएगा। अब आपने एग्जामिनर को बताना है कि आपने क्या बनाया है और क्या चीज आपके आंसर को शो कर रही है। तो आप यहां पे लिखेंगे x यूनियन y इंटरसेक्शन z, जो मेरा आंसर है वो ये रीजन है। रीजन कौन से वाला, एक तो ये वाली लाइंस आपके आंसर को इसको शो कर रही हैं, एंड और ये जो दूसरे वाले जो बॉक्सेस हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये आपके आंसर को शो कर रहे हैं। अगर आपको इससे कंफ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आती या आप इसको इकट्ठा नहीं लिखना चाहते, आप हर स्टेप के लिए अलग अलग डायग्राम बना लें, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप उनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां तक हमारी जो एक साइड है वो क्लियर हो जाती है। अब हम आते हैं अपनी राइट साइड पे, x और y का यूनियन। अब जब हम, ये हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, जब हम राइट साइड सॉल्व करेंगे तो राइट साइड में भी डेफिनेटली जो डायग्राम होगी वो तो वही रहेगी। अब राइट साइड को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। सेट क्या है, x है, y है, और इन दोनों के साथ जो बड़ा सेट है वो z है। और इसी के नीचे हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। राइट साइड में पहली चीज क्या है, x एंड यूनियन y। इसका मतलब ये है कि जब हम x यूनियन y निकालेंगे तो x के भी आंसर आ जाएंगे और y के भी आंसर आ जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने x को शेड कर दिया, ये मैंने y को शेड कर दिया। अब आप जब राइट साइड में अपने आंसर को शो करा रहे हैं तो आप करेंगे कि ये मेरा आंसर है। वैसे क्या होता है, वैसे आप सेट्स लिखते हैं, उनके नंबर्स को लिखते हैं। अब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ये लाइंस हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे आंसर पे, और वो है x यूनियन z। ठीक है, आपने x और z जो है वो उसका यूनियन लेना है। इट मीन्स अब यूनियन में x भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा। तो देखिए, एक तो चले पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूं z को। ये जो ये वाली लाइन है ना, ये मेरी z के आंसर को डिफाइन कर रही हैं। अब इनको पूरे को नहीं कर देना क्योंकि इसके अंदर दूसरा सेट वो एक अलग एंटिटी है, अलग चीज है। तो एक तो मेरा जो आंसर है x इंटरसेक्शन x यूनियन z इज इक्वल टू, अब एक तो मैंने z को कर दिया, अब दूसरा x भी रहेगा ना, तो ये देखिए ये x को भी मैं कर दूंगा। अब जब मैं डिफाइन करूंगा कि मेरा आंसर क्या है, तो अब इसमें आप लिखेंगे कि रीजन ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों मेरे आंसर हैं। तो आपने एग्जामिनर को बता दिया कि ये जो रीजन है ये मेरे इसको डिफाइन कर रहे हैं।
अब अगर आपको क्या होता है, आपको ये समझ में नहीं बनती कि ये x यूनियन y या x इंटरसेक्शन z में मैंने कौन से नंबर्स को करना है या कौन से सेट को करना है, तो फिर आसान तरीका क्या होता है, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, जो आपको वैल्यूज गिवन है, इनके अकॉर्डिंग आप नंबर्स के मुताबिक ये वैल्यू निकाल लें। कहने का मतलब ये है, अब लेट्स से मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए, अब इसका एक पॉइंट रहता है, वो कौन सा है, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अब ये एक स्टेप जो है ये आपने खुद मार्क करना है। सारी चीजें तकरीबन 6 ऑपरेशंस मैंने लगाए हैं, एक ऑपरेशन अब आपने खुद करना है कि वो कौन सा आंसर आएगा या आप उसको कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे कि जिसमें आपको मुश्किल पेश आती है, आपको इस तरीके से डिफाइन करना नहीं आता, फिर आप क्या करेंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने y इंटरसेक्शन z है ना, सपोज लेफ्ट हैंड साइड, आप यहां से y और z का इंटरसेक्शन निकाल लें नंबर्स के मुताबिक कि वो कौन सा सेट आंसर आ रहा है, तो आपको फिर उधर से उसको मार्क करना आसान हो जाएगा। अब देखें, हमने अगर y इंटरसेक्शन में z की बात करूं ना, तो हमने ये जो रीजन था ये मेरा उसको शो कर रहा था, यानी कि वर्टिकल लाइन। अब इधर से अगर मैं y इंटरसेक्शन z निकालूं तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 0 दोनों में है, 1 दोनों में है, यानी कि इसमें 1 भी है, -1 भी है, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 1 2 3, और 0 1 2 3 पूरा क्या है, पूरा y सेट है। तो मैंने उस y पूरा जो सेट था उसको ही मार्क किया था। अब हम अगला जो आंसर था उसमें क्या था, x यूनियन y इंटरसेक्शन z, और x के साथ y इंटरसेक्शन z जो है उसका यूनियन लेंगे तो उसमें माइनस वाले भी आ जाएंगे। जब आप माइनस वाले और प्लस वाले दोनों को मिलाएंगे तो उसमें आपका x भी आ जाएगा। तो दूसरा जो तरीका है आसानी से समझने का वो ये है कि आप नंबर्स वाइज उसको रफ पे कर लें, बेशक उसी जो आपका पेपर का पोर्शन है उसके अंदर भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप डिफाइन कर दें, फिर उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर दें, तो वो कदरें जो है वो आसान हो जाती है अगर वैसे आपको समझ नहीं आती। लेकिन अगर वैसे आपको समझ आ जाए तो उससे क्या होता है कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी सारा सेव हो जाता है और आपको जो डायग्राम्स हैं वो ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती। तो ये था हमारा जो इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इसका एक जो पार्ट है राइट हैंड साइड का, एक लास्ट वन, वो आप खुद लिखेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इनके आंसर्स जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो हमने बड़ी डिटेल से वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन था उसको डिफाइन किया है। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है कि जिसमें आपकी 3.2 जो है वो भी कवर हो जाए। ये 3.1 जो है यहाँ तक आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। अब हम आते हैं अपने 3.2 के पोर्शन पे। उसमें क्या है, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, आपने पहले उसके अकॉर्डिंग उनको डिफाइन करना है, बयान करना है और फिर एक्सप्लेन करना है। उसमें क्या चीज़ है जी कि इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज ईदर अ बैडमिंटन आर टेबल टेनिस आर बोथ। 3 तरह की चीज़ों की बात हो रही है। कुछ जो बच्चे हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ टेबल टेनिस खेलते हैं और कुछ जो हैं वो दोनों गेम्स खेलते हैं। वो कह रहे हैं कि इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, यानी कि एक सेट तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा सेट है 280 प्ले टेबल टेनिस, दूसरा सेट हो गया। अब 150 ऐसे हैं कि जो दोनों गेम्स खेलते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। तो आपने ये बताना है कि उस कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कितनी यूनियन है। टोटल की बात हो रही है, सिलेक्टिव्स की बात नहीं हो रही। तो यूनियन की हम बात करेंगे तो इसका जो है ना वो हम फार्मूले पे भी आते हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा सेट्स को बयान कर लूँ फिर मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ। गर्ल्स कॉलेज है, एवरी स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन। तो पहला सपोज मैं कहता हूँ कि जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं वो 350 हो गए। जो टेबल टेनिस खेलते हैं एन ऑफ बी जो है वो हो गए 280। अब आ जाते हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, इट मींस वो क्या होंगे, वो मुश्तरक स्टूडेंट होंगे, इन दोनों के दरमियान से ही होंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि जो टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं और बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू होगी वो होगी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि दोनों में मुश्तरक गेम्स खेल रहे हैं और अलग अलग क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन एंड टेनिस। आपने क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ये चीज वो पूछ रहा है, एन ऑफ ए यूनियन बी वो कितने होंगे। इसका जो फार्मूले के मुताबिक बनेगा वो होगा, एक तो एन ऑफ ए आ गया, फिर आ गया एन ऑफ बी, ये चीज हो गई। अब कुछ जो है वो इस फार्मूले को यहां तक ही स्टॉप करेंगे, लेकिन इसमें से आपने क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी
जो कॉमन वाले हैं, जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, वो तो दोबारा काउंटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि आप वैसे इमेजिन करें क्लास में 40 बच्चे हैं। अब ये बता दिया, अब सपोज क्लास में हमने काउंटिंग करनी है कि यार ये क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे ऐसे हैं जो टेबल टेनिस खेलते हैं, 5 ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, और उनमें से कुछ इतने 15 ऐसे हैं कि जो कि दोनों गेम्स खेलते हैं। तो अब आप काउंटिंग में जब उनको करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो दोनों मुश्तरक गेम्स खेलते हैं वो अलग अलग के अंदर से वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि वो उस क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो एन ऑफ ए कितना है, 350 है, प्लस 280 हो गया और माइनस 150 हो गया। तो एन ऑफ ए यूनियन बी आपके पास कितना आंसर आएगा, 350 प्लस 280 माइनस 150। तो ये आपके पास जो बच्चे हैं वो हैं 480 स्टूडेंट्स जो हैं वो जो क्या करते हैं, जो बैडमिंटन कुछ खेलते हैं और कुछ टेबल टेनिस वगैरह खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इससे आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो कवर हो जाती है। आपने अब असाइनमेंट के तौर पे क्या करना है, इन दो एक्सरसाइज में से जो 3.1 है उसमें से वेन डायग्राम का कोई एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, और 3.2 के पहले 4 क्वेश्चन के अंदर से आपने कोई से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ये 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट इसका पोर्शन है दैट इज़ अबाउट 3.3 एंड 3.4, हम उनकी बात डिटेल से करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आई होप कि आप असाइनमेंट्स पे ध्यान देंगे, उनको सॉल्व करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कोई क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।